Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to continue with pharmaceutical spoilage. In previous lecture, we have discussed about what are the factors that affect the growth of the microorganism as well as our food products. So, in this lecture, we are going to learn about pharmaceutical spoilage. हमने पिछले लेक्चर में स्पॉइलेज के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि कैसे ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट को स्पॉइल करने में हेल्प कर रहे हैं या फिर उसे प्रिवेंट कर रहे हैं. लेकिन अब हम इसे फार्मेसी में पढ़ रहे हैं स्पॉइलेज को, तो कुछ तो ऐसा रीज़न होगा जिसे हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं. तो हमें फार्मेसी में स्पॉइलेज इसलिए पढ़ना है क्योंकि ऐसे फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज भी होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि हमें कैसे हम इन स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं. हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्यों मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को भी स्पॉइल कर सकते हैं. ऐसे क्या कंडीशन है जिसे हम अपने प्रोडक्ट को उससे प्रिजर्व कर सके, बचा सके, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट सी व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज. फार्मास्यूटिकल स्पॉइलेज इज द स्पॉइलेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड द ड्रग्स. ये ऐसा स्पॉइलेज है जो कि हमारे प्रोडक्ट और ड्रग्स को अफेक्ट करता है. दैट आर रेफर टू एज अ चेंज इन द. जब हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या ड्रग में चेंजेस आते हैं, अब चेंजेस कैसे हो सकते हैं, कुछ फिजिकल होंगे, कुछ केमिकल चेंजेस होंगी, उसके प्रॉपर्टीज में चेंज होगी. ओके, इन सच अ वे दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ द थेरापेटिक एजेंट गेट डिटेरियोरेट. यानी कि जब इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए या फिर हमारे जो फॉर्मुलेशन और थेरापेटिक एजेंट है वो क्या होंगे, वो डिटेरियोरेट हो जाएंगे. मतलब वो अपना जो उनकी एबिलिटी है फंक्शन करने की वो लॉस कर देंगे. थेरापेटिक, हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं तो एक ही पर्पज से करते हैं कि वो कुछ थेरापेटिक प्रॉपर्टीज हो करें, यानी कि ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो. लेकिन अगर वो स्पॉइल हो जाएगा तो वो अपनी इस प्रॉपर्टी को खो देगा. एज वेल एज उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखी जाती है, क्योंकि हमारे पेशेंट अगर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें कन्वीनियंट होना चाहिए कि वो ईजिली उसे यूज़ कर सकें. तो दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, उसकी केमिकल भी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी एज वेल. ओके, एंड बिकम नॉट सूटेबल फॉर यू. जब वहाँ पे स्पॉइलेज हो जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता. मीन्स नॉट सूटेबल फॉर द यूज़. हमारे लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर हमें अफेक्ट करेगा, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है. ओके, माइक्रोबियल स्पॉइलेज. अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में माइक्रोबियल स्पॉइलेज भी होता है. इंक्लूड्स द कंटामिनेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विद द माइक्रोब्स. यानी कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज में क्या होगा, हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं कई बार माइक्रोब से कंटामिनेट हो जाते हैं. इस वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू द स्पॉइलेज ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, स्पॉइलेज करता है. अफेक्टिंग द ड्रग सेफ्टी, हमारे ड्रग की सेफ्टी को अफेक्ट करता है, क्वालिटी को अफेक्ट करेगा. एंड इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर द यूज़. और हम इसे यूज़फुल, हम अपने यूज़ के लिए इसे इंटेंड नहीं कर सकते, मान नहीं सकते कि ये हमारे लिए यूज़फुल है. ओके, हम इसे बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेशेंट को अफेक्ट करेगा. कहीं ना कहीं क्या मतलब, हम श्योर हो सकते हैं कि ये अफेक्ट करेगा और पेशेंट कन्वीनियंट भी फील नहीं करेगा उसे लेने में, इनटेक करने में. सो ये सब चीज़ें माइंड में रख के ही हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करनी होती है, प्रिजर्व करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है, उसके इवैल्यूएशंस होते हैं. सो लेट्स सी आगे. शॉर्टली डिफाइंड एज, अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें, डिटेरियोरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बाय द कंटामिनेट माइक्रोब्स. यानी कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज को हम शॉर्ट में अगर डिफाइन करें, जब हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं, यानी कि डिग्रेड हो जाते हैं बाय द कंटामिनेशन ऑफ द माइक्रोब्स. यानी कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एंटर कर जाते हैं और वो उसे स्पॉइलेज करना स्टार्ट करते हैं. अल्टीमेटली हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, ड्रग्स की क्या होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और अल्टीमेटली वो हमारे फॉर्मुलेशंस, थेरापेटिक एजेंट को भी अफेक्ट करते हैं. ओके, देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कॉजेज स्पॉइलेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स. ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्पॉइल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. अभी जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, उसी के बेस पे हम इसे और भी क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे क्योंकि फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल. फिजिकल में क्या होगा, डिटेरियोरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स लाइक हीट, टेम्परेचर्स, एवापोरेशन. मीन्स
यहाँ पे कुछ फिजिकल फैक्टर्स चेंजेस होंगे, जैसे हीट की वजह से टेम्परेचर, एवोपरेशन प्रोसेस में हो सकता है वहाँ पे कुछ अफेक्ट कर दे वो। केमिकल में क्या होगा, डिटेरियोरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स बिकॉज ऑफ द केमिकल, मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाए, जैसे कि chemical reaction, oxidation, reductions, okay, hydrolysis, protolysis, ionization. These are the factors that are that can affect the our pharmaceutical products as well as help in the contamination of the pharmaceutical products as well. माइक्रोबियल कंटामिनेशन, डिटोरेशन ऑफ द, मतलब हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं अगर वो डिग्रेड हो रहे हैं, कई बार ऐसे डिग्रेड होते हैं क्योंकि वहाँ पे कंटामिनेशन हो जाता है माइक्रोबियल सेल का, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड, ईटीसी। सो इन शॉर्ट अगर हम बोले कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हीट, टेम्परेचर, वेपर, मॉइस्चर, ओके। केमिकल फैक्टर्स में कुछ रिएक्शंस हो जाती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर ही, अब वो रिएक्शंस भी क्यों होंगी, कहीं ना कहीं वो फिजिकल बाहर के जो फैक्टर होंगे या फिर माइक्रोबियल फैक्टर होगा जो उसे अफेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली वहाँ पे उसकी केमिकल रिएक्शन चेंज होंगी और रिएक्शंस होने की वजह से वो प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाता है। तो उसी तरह अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया स्टोरेज के वक्त, ट्रांसपोर्टेशन के वक्त, तो इस तरह से वो स्पॉयलेज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। आयनाइजेशन हो जाए, प्रोटोलाइसिस हो जाए, हमारे कोई जो प्रोटीनिशियस प्रोडक्ट होंगे अगर वो वहाँ पे उनका प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो जाए तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा, ओके, यूजलेस हो जाता है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन यानी माइक्रोब्स, जैसा कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइक्रोब्स कई बार एंटर कर गए हमारे प्रोडक्ट में तो वो भी अपना रिएक्शन शो करेंगे, अपने मेटाबोलाइट्स, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और अल्टीमेटली हमारे फूड को कंटामिनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबियल स्पॉयलेज। सो व्हाट इज माइक्रोबियल स्पॉयलेज? जैसा कि अपने पीछे पढ़ा, माइक्रोबियल स्पॉयलेज इंक्लूड द कंटामिनेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विद द माइक्रोब्स, यानी कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो माइक्रोब्स के कंटामिनेट होने की वजह से, माइक्रोब्स के एंटर हो जाने की वजह से क्या करते हैं, वो स्पॉयलेज करना स्टार्ट कर देते हैं, लीड्स टू द स्पॉयलेज ऑफ द प्रोडक्ट अफेक्टिंग द ड्रग सेफ्टी, और ड्रग की सेफ्टी को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स जब एंटर करते हैं तो वो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं, उनके और रिएक्शंस होने की वजह से मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं, और मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देता है। सो व्हाट हियर वी कैन से टाइप्स ऑफ द माइक्रोबियल स्पॉयलेज, यानी कि माइक्रोबियल स्पॉयलेज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज, कुछ ऐसे स्पॉयलेज होंगे जहाँ पे फिजियोकेमिकल हमें रेस्पॉन्स दिखेगा, केमिकल स्पॉयलेज होगा, देन बायोलॉजिकल स्पॉयलेज भी हम देख सकेंगे, ओके। यहाँ पे हमने और डिटेल में डिवाइड किया है। फिर से हमने जब टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज को डिवाइड किया, फर्स्ट था हमारा फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज। इसमें क्या क्या ऐसे रेस्पॉन्स हमें दिखेंगे, क्यों ऐसा होगा कि वहाँ पे फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज होगा, और कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो केमिकल स्पॉयलेज कॉज करेंगे, ओके, कुछ ऐसे होंगे जो बायोलॉजिकल स्पॉयलेज करेंगे। अब देखते हैं ये माइक्रोब्स किस किस तरह से स्पॉयलेज कर रहे हैं। तो फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज में क्या है, वाइबल ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, मीन्स जब माइक्रोब्स हमारे सैंपल, हमारे प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ग्रो करते हैं तो वहाँ पे एक अलग से ही लेयर, अगर लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, लेयर बन जाती है। जैसे कि हम सिरप की बात करें, अगर उस सिरप में माइक्रोब्स ग्रो करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें वहाँ पे एक लेयरिंग सी दिखेगी, ओके, अलग से ही लेयर दिखेगी, और मतलब वहाँ पे कलर उसका कुछ अलग होगा। तो इससे पता चल जाता है कि वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रोथ हो चुके हैं, उनकी ग्रोथ हो चुकी है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वाइबल ग्रोथ। गैस प्रोडक्शन, वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और वहाँ पे कुछ गैस प्रोडक्शन करते हैं, और अल्टीमेटली वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है प्रोडक्ट। फिजिकल स्पॉयलेज, ओके, अल्फैक्टरी, कलरेशन, इनके बारे में हम डिटेल में एक करके पढ़ते हैं, ओके। सो फर्स्ट है फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज। फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज, इन दिस काइंड ऑफ द स्पॉयलेज केमिकल चेंजेस अकर बाय द माइक्रोबियल स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगी, चेंज होने की वजह से केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस करते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पे केमिकल चेंजेस भी होने लगता है।
viable growth, it is one of the type of the physiochemical spoilage. In this kind, visible layer over the surface of the pharmaceutical formulation can be seen by the naked eyes. यानी कोई वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, केमिकल चेंजेस होंगे, और इस वजह से वहाँ पे फिजिकल हमें ऑब्जर्वेशन होगी. तो दैट्स वाई हम इसे कह रहे हैं फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज. यानी कि पहले कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ करने की वजह से. अल्टीमेटली वहाँ पे हमें फिजिकल ऑब्जर्वेशन होने लगती है. जैसे कि विजिबल लेयर हमें किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, अगर मैंने बोला जैसे कि सिरप की बात करें, अगर सिरप में वो वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं तो वो कुछ केमिकल चेंजेस करेंगे. अल्टीमेटली वहाँ पे जो सरफेस होगा वो डिग्रेड हो जाएगा. डिग्रेड होने की वजह से उसके फिजिकल चेंजेस भी दिखने लगेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारा कलरेशन. कलर चेंजेस अकर ड्यू टू द अल्ट्रेशन इन द केमिकल नेचर. अब वहाँ पे फिर से माइक्रोब्स अगर ग्रो कर रहे हैं और वो कुछ केमिकल चेंजेस कर रहे हैं, अल्ट्रेशन कर रहे हैं केमिकल नेचर में, अल्टीमेटली जैसे कि पीएच चेंज हो गया, रिडॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो उस कंडीशन की वजह से भी वहाँ पे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाएगा और वो हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा. ओके, हम उसे सुटेबली इंटेक नहीं कर सकते. पेशेंट अनकम्फर्ट फील कर सकता है और वहाँ पे कुछ इनर बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस और भी होके वहाँ पे कहीं ना कहीं पेशेंट को अफेक्ट करेंगी इंस्टेड ऑफ द ट्रीटमेंट करने की बजाय. ओके, नेक्स्ट है गैस प्रोडक्शन. सम माइक्रोब्स कंटामिनेट द प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसिंग गैसेस बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फॉर्म गैस बबल्स. यानी कि वो क्या करते हैं, वो हमारे पहले प्रोडक्ट में ग्रो करेंगे, वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करेंगे. जब न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करेंगे तो वहाँ पे उनके बॉडी में क्या होगा, माइक्रोब्स के अंदर भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो गैस प्रोडक्शन करते हैं. तो अल्टीमेटली वो हमारे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिग्रेड करेंगे. क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक डिटरमाइंड होता है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए. स्टोरेज के टाइम पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे किसी तरह का कंटामिनेशन हो जाता है वो चेंज कॉज करता है और अल्टीमेटली वहाँ पे वो हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देगा. एग्जाम्पल में देखें, प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द सिरप कॉज्ड बाय द ऑस्मोटॉलरेंट एंड द ईस्ट. अगर हमारे सिरप में ऑस्मोटॉलरेंट बैक्टीरिया, ईस्ट, ओके, फंगाई, ये सब ग्रो कर जाते हैं तो वो कुछ गैस रिलीज करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो बिल्कुल ही हमारे लिए हार्मफुल होता है अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो. अल्टीमेटली ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके, गैस प्रोडक्ट करके क्या करते हैं, गैस प्रोडक्शन करते हैं और हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिग्रेड कर देते हैं. क्लेप्सियला प्रोड्यूसेस गैस इन द क्रीम्स. जैसे कि क्लेप्सियला बैक्टीरिया जो हो गया, ये भी गैस प्रोडक्शन करता है क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, जो क्या करेगा, वो हमारे हमें इरिटेशन भी कर सकता है अगर हमने यूज़ कर लिया है ऐसे टाइम पे. ओके, कंटेनिंग विटामिन एंड द प्रोटीन. मैंने बोला ना कि अगर जैसे कि वो ऐसे ऑइंटमेंट क्रीम्स को में अगर आ जाए जिसमें विटामिन भी हो, प्रोटीन्स भी हो, तो इस तरह के क्रीम्स में वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके गैस प्रोडक्शन करेंगे. नेक्स्ट है फिजिकल स्पॉयलेज. ओके, फिजिकल स्पॉयलेज. अभी फिजिकल स्पॉयलेज भी हमारा फिजियोकेमिकल स्पॉयलेज का ही पार्ट है. चेंजेस इन द अपीयरेंस कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल सेल्स. यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए माइक्रोबियल सेल की ग्रोथ होने की वजह से, जैसे कि इन इमल्शन. जैसे इमल्शन बात करें, इमल्शन क्या है, हमारा लिक्विड और मतलब कि दो लिक्विड का सॉल्यूशन होकर, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो दोनों इमिसिबल होते हैं, वहाँ पे वो सॉल्युबलाइज नहीं होते दो लिक्विड. अगर हम एग्जांपल लें जैसे कि ऑयल एंड वाटर. ऑयल और वाटर को जब भी हम मिक्स करते हैं तो वो सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं, तो वो हमारे इमल्शन ही होते हैं. तो अगर इमल्शन पर हमें अगर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर करना होता है तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट डाल के और भी अदर कई टेक्निक अप्लाई करके हम इमल्सन को स्टेबल बनाते हैं. यानी वहाँ पे क्या होता है, लेयर फॉर्मेशन नहीं होती है. हमने कोई बीकर लिया, ओके, इसमें हमने वाटर डाला. ओके, दिस इज अ वाटर. लेट्स सी. ओके, नेक्स्ट है, नीचे हमारा ये हो गया ऑयल फेस. दिस इज ऑयल फेस. इन दोनों के मिक्सचर को हम इमल्शन बोलते हैं, लेकिन हमने कुछ
टेक्निक अप्लाई की, इमल्सिफाइंग एजेंट डाला और अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने दोनों का सॉल्यूशन दोनों मिक्स कर दिया। ओके, मीन जब हमने इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें ऐड किया तो वो दोनों वेल मिक्स हो जाते हैं, और हमने कोई सर्फेक्टेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट ही हम बोल ले तो दोनों वेल मिक्स होंगे। इस तरह से वहाँ पे कोई भी लेयर फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे जैसे कि अलग अलग लेयर दिख रही है, इसका अलग है, वाटर का अलग, ऑयल अलग दिख रहा है, लेकिन जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से वहाँ पे स्पॉयलेज होगा, मतलब कि अब स्पॉयलेज किस तरह का होगा, फिजिकल स्पॉयलेज, यानी कि वो कुछ ऐसे रिएक्शंस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जैसे कि बोला गया है इन इमल्सन सम माइक्रोबियल सेल कॉजेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ऑयल फेज, यानी कि ऑयल को ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो ऑयल को यूटिलाइज कर सकते हैं। और हम आपने सुना भी होगा कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑयल होता है, उसे कैरोसिन वगैरह जो भी यूज़ किया जाता है, उस ऑयल को कुछ माइक्रोब्स यूटिलाइज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, एज अ फूड। तो उस कंडीशन में ऐसे माइक्रोब्स अगर आ जाए हमारे इमल्शंस में तो वो ऑयल फेज को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ द ऑयल फेज को ब्रेक करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, चेंज इन द इक्विलिब्रियम एंड मेक इमल्सन अनस्टेबल, और वो इमल्सन क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वहाँ पे एसिड की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों, जो ऑयल होता है हमारा, होता क्या है, वो हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एज वेल एज एसिड से बना होता है। ओके, तो उस कंडीशन में जब ब्रेक डाउन होगा, हमारे जो फैट्स ऑयल्स होते हैं वो एस्टर होते हैं, और एस्टर किससे बने होते हैं, अल्कोहल प्लस एसिड। तो जब वो उसका ब्रेक डाउन करेगा ऑयल का, तो वहाँ पे एसिड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल ऑल्सो अफेक्ट द पीएच। जब एसिड कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पीएच कम होगा। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे पीएच में भी चेंज करेगा। अल्टीमेटली जो हमारा इमल्सियन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है olfactory spoilage. Olfactory spoilage by the microbes sure to unpleasant odor, मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स तो होते हैं जो ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे कुछ अल्फैक्टरी चेंज भी होने लगते हैं हमारे प्रोडक्ट में। मीन्स उसका ऑर्डर गंदा हो जाएगा, मतलब कि जो स्मेल होगी वो बहुत ही ज़्यादा अनटॉलरेबल होगी, हम उसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम उसे यूज़ कैसे करेंगे। दैट्स वाई इस तरह के स्पॉयलेज को हम ऑल्फैक्टरी स्पॉयलेज बोलते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो चेंज क्यों होगा, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं गैस फॉर्मेशन होगा। जैसे कि सल्फर कंटेनिंग गैस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदा स्मेल करता है सल्फर। सो उस तरह के गैस अगर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट मीन्स ऑल्फैक्टरी चेंजेस भी हो सकते हैं वहाँ पे। कंटामिनेशन इन द सिरप ऑफ द टोलू बाय द पेनिसिलियम स्पीसीज, मीन्स अगर हमारा जो टोलू सिरप होता है वहाँ पे पेनिसिलियम भी क्या कर सकता है, कंटामिनेट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टोलू सिरप में पेनिसिलियम जो स्पीसीज है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो प्रोड्यूसेस टॉलविन लाइक स्मेल। उसमें से कैसी स्मेल आती है, जब पेनिसिलियम ग्रो करता है तो टॉलविन लाइक स्मेल आती है, जो कि अनटॉलरेबल होती है, अनप्लीजेंट होती है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द केमिकल स्पॉयलेज। थैंक यू सो मच।